अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। I am Mrs. Nahid Arshad Hashmi, mentor and facilitator of teaching and learning, CEO of Learning to Teach। तालीम के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा तीसरा वीक शुरू हो रहा है और उसमें पहला जो हमारा लेसन है वो है ऑथेंटिक असेसमेंट मेथड्स। अब असेसमेंट जो है वो यकीनन ये एक बहुत न्यू वर्ड होगा बहुत सारे लोगों के लिए कि हमने असेस करना है चीज़ों को, जबकि पहले हम टेस्ट लिया करते थे, हमेशा बच्चों को टेस्टिफाई करते थे, हमेशा क्लास टेस्ट हो रहा है, कितने भी मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। असेस करने का मतलब होता है ओवरऑल असेसमेंट होनी किसी भी चीज़ की। और अब असेस इटसेल्फ इज अ वर्ब, तो इसमें हम उसको देखते हैं कि ऑथेंटिक मेथड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को असेस करने के लिए। ऑथेंटिक असेसमेंट रेफर्स टू इवेल्युएशन मेथड, कि हम इवेल्युएट करते हैं रियल वर्ल्ड टास्क्स जो हम देते हैं उसको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नॉलेज की जो हम करते हैं उसको। उसके अलावा इसमें जो है वो एम्फेसाइज करते हैं हम किस चीज़ पर, कि स्किल्स क्या सीखी। ये बात तो अब ये हम सब जान चुके हैं कि गूगल वाली कंपनी ने तो ये बता ही दिया है, डिग्री डजेंट मैटर बट योर स्किल्स डू। तो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, और रोट मेमोराइजेशन को हम अवॉइड करते हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उसके अंदर। रोट मेमोराइजेशन का मतलब है वो जो रट्टा लगाते थे कि ये याद कर लिया हमने, और हमारे जमाने में होता था, अब नहीं है 21st सेंचुरी में, तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है, और फिर उसको अप्लाई करते हैं हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे, सिनेरियोज पे, केस स्टडीज पे। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की जो अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी जो है वो मीनिंगफुल वे में हमारे सामने आ जाती है। जब हम ऑथेंटिक असेसमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी तो हमारे पास नेशनल करिकुलम आ गया है, तो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है हर लेवल के लिए। फिर ये कि ऑथेंटिक टास्क हमने लेने होते हैं कि वो टास्क जो है वो बहुत रेलेवेंट हो और एज अप्रोप्रिएट हो। फिर ये कि उसका क्राइटेरिया सेट करना होता है हमने, कि हम किस चीज पे उनको असेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम देखेंगे इस चीज को। और रूब्रिक्स बनाना है। देखिए रूब्रिक्स जो है वो बनाना कोई बिल्कुल बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन हम हर चीज, जैसे कि हम जब किसी को एसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ रूब्रिक्स होते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिनसे हम चेक कर रहे होते हैं उसको। तो ये पूरा एक सेशन है हमारा क्रिएटिंग रूब्रिक्स पे, सब्जेक्ट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, या किसी भी लिहाज से, पब्लिक स्पीकिंग में, एलोक्यूशन में, तमाम चीजों में रूब्रिक्स बनते हैं। इसकी ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है वो हम ऐसी इवेल्युएशन का कहते हैं जो कि रियल वर्ल्ड टास्क को देखते हैं, मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है, स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उनके अलावा भी हम वो चीजें ले रहे होते हैं उनकी। जैसे पोर्टफोलियो असेसमेंट होते हैं, ये आमतौर पे हम प्री स्कूलर्स के लिए बना रहे होते हैं, प्रोग्रेस और मास्टरी को हम देख कर रहे होते हैं। उसके साथ प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड आपने देखा होगा कि ये जो है बहुत ज्यादा वो होता है प्रोजेक्ट का। हमने मतलब ही हमने जो फ्री ऑनलाइन क्लास ली थी थ्रू व्हाट्सएप, उसमें हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बेसिक्स बता दिए थे। और ये भी हमने देखा है कि हमारी जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं उनमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसका असेसमेंट है कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम उसको करें। हर बच्चा 10 आउट ऑफ 10 नहीं ले सकता, बल्कि उसकी रूब्रिक्स हम डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको हम करते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है वो क्या क्या होता है कि क्यों हम करें असेस बच्चों को। फिर ये कि जो असेसमेंट के क्राइटेरिया हैं वो हमने किस तरह उसको सेट करने, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम चेक कर रहे होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि चैलेंज देना, फिर उसके बाद उसको उनकी क्रिएटिविटी को चेक करना, और ये सारी चीजें होती हैं। फिर जो नॉलेज है, ज़ाहिर है कि हर चीज की बेस नॉलेज होती है, उस नॉलेज को चेक करना कि वाकई में उनको वो जो नॉलेज हासिल की है वो रियल वर्ल्ड में उसका कोई वो है, और रूब्रिक्स को सेट करना। तो मैंने आपको बताया कि रूब्रिक्स जो है वो थोड़ी सी डिटेलिंग होती है, और आप लेकिन जब आप स्किल्स ऑफ द सब्जेक्ट जानते हैं तो रूब्रिक्स बनाना बहुत आसान है। ट्रेडिशनल असेसमेंट हमारा क्या होता था कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता था, प्रैक्टिकल होता था, रिलायबल होता था, वैलिड होता था, कंटेंट और इम्पैक्ट समेटिव होता था। समेटिव यानी सम ऑफ द नॉलेज, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से होता है। अम्मी, क्लास टीचर और प्रिंसिपल और सबके सब जो है ना पीछे पड़े हुए होते हैं कि जी यू हैव टू गो फॉर दी एग्जाम्स, टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल, हाफ ईयरली, देयर आर सो मेनी नेम्स। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स जो होते हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, कि प्रोसेस इसने सही किया है, यानी कि हर स्टेप का उसको जो है वो मार्क्स मिलते हैं, या ग्रेडिंग होती है, रेटिंग स्केल होता है।
टाइम भी उसका थोड़ा सा वो होता है, ऑथेंटिक जरूर होते हैं वो, और इंडिविजुअल फीडबैक भी होता है, वैलिड होते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्मेटिव होते हैं। फॉर्मेटिव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो है वो किस तरह के होते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन से होता है। इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर से कोई मोटिवेशन होती है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से फोर्सफुली जो की जा रही होती है। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या क्या चीजें हमारी जो है ना वो होती हैं कि वी चैलेंज द लर्नर्स, उनकी परफॉर्मेंस को हम देख रहे होते हैं, और उनको हम देख रहे होते हैं कि मेटाकॉग्निशन स्किल्स को हम देख रहे होते हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हो तो मेटाकॉग्निशन भी उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, कैनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है वो। और लर्निंग गोल्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं, और आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो को जब हम दे रहे होते हैं और केस स्टडीज दे रहे होते हैं तो उसमें वो इट स्टिमुलेट्स रियल वर्ल्ड। वरना हमारा सबसे बड़ा जो हमारे अपने बचपन की जब हम बात करें या अपने स्कूल कॉलेज की बात करें, तो हर चीज एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, यूटोपिया था, जहां हमें ये लगता था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसकी कहीं भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन आज का बच्चा जानता है कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। इवन द प्री स्कूलर्स, चूंकि टीचर्स उनको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग करवा रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ले रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में AFL कहा जाता है उसको। तो कोलैबोरेटिव होता है, अक्सर वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, और जो उनको चैलेंज दिया जाता है, जो उनको ट्रिगर किया जाता है, उस पर वो काम करते हैं। टेक्नोलॉजी को हम ऑथेंटिक असेसमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक्सेसिबिलिटी उनको ऑथेंटिसिटी उनकी बढ़ा दें। हालांकि आमतौर पे होता नहीं है, अगर हम असेसमेंट दे रहे होते हैं कोई ऐसा, तो अगर बहुत ज्यादा अलर्ट नोट पे हम ना हो, जैसे हमने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट और एग्जाम्स वगैरह तक भी हमने लिए थे, तो उसमें क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी शैटर तो होती है, क्योंकि हम शायद हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं हालांकि, लेकिन हमारी ऑनेस्टी और अमानत में खयानत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो क्लियर हो भी तभी भी हम अप्लाई नहीं करते। तो पेरेंट्स भी मदद कर देते थे, कोई उस तरह करता, लेकिन हम उसको चेक कर लेते थे। जैसे अब वो AI आ गया है तो अक्सर लोग असाइनमेंट्स वगैरह और दूसरी चीजें जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम जो सीजन लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पकड़ लेते हैं उन चीजों। एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हर कोई अपने घर की उससे बैठकर काम करे, जैसे आप लोग सब सीख रहे हैं घर में बैठे हुए। स्ट्रीमलाइनिंग असेसमेंट्स होती हैं और एनहांसिंग कोलैबोरेशन होती है। तो हम मिलजुल कर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमने एक लाइब्रेरी डेवलप की हुई है तो जाहिर है कि उसमें हर कोई उससे फायदा उठा सकता है। टाइप्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम मेनली जो टीचर्स होते हैं और हेड्स होते हैं, हम इसको इस तरह ही ले रहे होते हैं, इसी की हम ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। कि डायग्नोस्टिक होता है, जो बेसलाइन हम अंडरस्टैंडिंग है, जब पहली दफा हमारे वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ डायग्नोस्टिक, तो हम तो हैरान रह गए कि वाकई में ये वैसे होना चाहिए। क्योंकि जब ग्रेड 3 तक एक बच्चा एक चीज सीख कर आए, तो ग्रेड 4 में उसको सिर्फ हद से हद हम 1 वीक और 2 वीक्स जो है वो हम री करवा सकते हैं, उसके आगे तो उसको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि ह्यूमिलिएट नहीं करना किसी बच्चे को, अगर बेसलाइन टेस्ट उसका ठीक नहीं हुआ, असेसमेंट ठीक नहीं। फॉर्मेटिव जो होता है वो ऑन द गो असेसमेंट होता है, फॉर लर्निंग से याद रखिए, फॉर से याद रखिए, फॉर लर्निंग होता है। और समेटिव जो होता है वो सम से याद रखिए, सम ऑफ लर्निंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और डायग्नोस्टिक में हम ये देखते हैं कि जो एक लेवल वो करके आया है वो स्टैंडर्ड उसका मेंटेन्ड है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और हेल्प एंड सपोर्ट क्लासेस दे रहे होते हैं। समेटिव में तो ये होता है कि एंड ऑफ लर्निंग होता है, चाहे एंड ऑफ यूनिट हो, चाहे एंड ऑफ मंथ हो, चाहे वो एंड ऑफ टर्म हो, चाहे वो एंड ऑफ ईयर। तो ऑथेंटिक असेसमेंट के मेथड्स जो होते हैं, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, और उनके खास तौर पे पोर्टफोलियोज जो हम प्री स्कूलर्स का ज्यादा कर रहे होते हैं, या आजकल ग्रेड 3 तक भी, चूंकि गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि ग्रेड 3 तक जो है उनके सिर्फ असेसमेंट होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इन तमाम चीजों से हम उसकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस जो है वो देख रहे होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम कई दफा कर चुके हैं, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कि उसको हम वही रूब्रिक्स के जरिए चेक करते हैं और उसको प्रोबिंग क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं। केस स्टडीज हम बात कर चुके हैं इसकी, कि कोई हम ऐसा केस दे देते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो दे देते हैं जिसमें वो बच्चा अपना काम कर रहा होता है, या स्टूडेंट और लर्नर अपने काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं RBT पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं ये सेशन देती हूँ, तो मैं उसमें एक स्टोरी दे देती हूँ जिससे उन्होंने क्वेश्चंस बनाने होते हैं हर लेवल के। तो इस तरह से ये केस स्टडी होती है कि हम कोई एक चीज दे देते हैं। रोल प्ले होता है, सिम्युलेशन होता है, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर रिव्यू, इसको हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, आगे है हमारा कि हम इसको सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट जो है वो किस तरह करेंगे। रिव्यू कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, वो नाम से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता।
ऑब्जर्वेशन और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं कि हमने उसको ऑब्जर्व करना होता है, और खासतौर पर हम लोग ये ज़्यादातर जो है ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए रखते हैं इन चीज़ों को स्टेप वाइज। इंटरव्यू होते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके बाद अगर इंटर्नशिप हो रही है और कोई बड़े लर्नर्स हैं तो उनकी सर्विस लर्निंग होती है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं या मॉडल्स जो हैं वो बना के और उसको चेक कर रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ऑथेंटिक असेसमेंट की बात करते हैं तो इन नट शेल हम अगर कहें तो ये होता है एवेल्यूएशन एज अ प्रोसेस, और एक्सपीरियंशियल एवेल्यूएशन होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम कर चुके हैं। मल्टीपल इवेल्युएटर्स होते हैं, यानी ये उसमें टीचर होती है, पीयर होता है और खुद होता है, तो तीनों वो कर रहे होते हैं। और लर्नर की चॉइस होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हमने स्टूडेंट जो सेंटर्ड क्लासरूम पढ़ा है, तो लर्नर की चॉइस होती है। जब पहली दफा हमें ये बात पता चली थी तो बुक पढ़ी थी, तो सिपेट किया था, तो उसमें उन्होंने कहा, मिसेस ब्राउन ने जब, तो समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों को कैसे चॉइस दी जा सकती है, लेकिन ये होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात समझ में आ गई कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास कौन सी होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है और उनके लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये ऑथेंटिक मेथड्स आ गए हैं, और इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लासेस, इन द नेक्स्ट सेशंस, अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन आपको चीजें काफी वाज़ेह होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। और साथ इसके रीडिंग मटेरियल भी आपको मिलेगा, लेकिन रीडिंग मटेरियल जो है वो ज्यादातर अंग्रेजी में होगा, वो उसको उर्दू में भी इंशाल्लाह करके हम आपको देंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि टर्मिनोलॉजी आप लोग हमेशा अंग्रेजी में याद करें, क्योंकि आपको सर्च करने में आसानी होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।